नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। और अब तो बहुत समय नहीं बचा है, मुख्य परीक्षा को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होइए। भले पीटी 6 दिसंबर को है, लेकिन यदि अभी आप मुख्य परीक्षा को तैयार नहीं किए रहेंगे बढ़िया से, तो विश्वास मानिए कि पीटी के बाद अगर सोच रहे होंगे तैयार करने के लिए तो वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए जो हमारा जीएस का प्रश्न पत्र 5 है वो 26 मई से स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच। और आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं की तो इसको ज्वाइन करें। और यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न कराए जाते हैं, उसका मॉडल उत्तर दिया जाता है, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और ये मंडे टू सैटरडे होता है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहती है। और अभी 15 अक्टूबर तक तो एटलीस्ट खूब बढ़िया से मेंस तैयार कर लीजिए, क्योंकि इधर जितना आप मेंस में समय देंगे उतना ही आपका पीटी भी तैयार होगा। ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक वही है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। यदि आपके मन जहन में होगा कि पीटी हमारा प्रभावित होगा तो पीटी पास करके भी क्या करेंगे। तो कायदे से तैयारी पहले मुख्य परीक्षा की होती है। और हम लोग तो यहाँ तक विद्यार्थियों से कहते हैं कि यदि आप का मेंस नहीं तैयार हो तो पीटी मत दीजिए। पीटी पास करके क्या करेंगे, आप एक सीट खाएंगे केवल और एक पाप करेंगे ऐसे बच्चे के साथ जिसका मुख्य परीक्षा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्रीलिम्स उसका कमजोर है, लेकिन अगर आप नहीं बैठते तो वो पास होता और वो फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाता। तो आप एक व्यक्ति की संभावना को ख़त्म करेंगे। आपकी संभावना कभी नहीं बनेगी यदि आपका मेंस नहीं तैयार है, आपको लिखने नहीं आ रहा है। 3 घंटे में 20 प्रश्न करना होता है और ये प्रक्रिया 4 दिन लगातार होती है। सोच सकते हैं, पहले दिन तो हिंदी और निबंध रहता है तो कुछ आराम रहता है, लेकिन उसके बाद तो जो 6 पेपर होते हैं ना, वो दिमाग और हाथ का तो ऐसी तैसी ही हो जाता है। और उसमें भी यदि आप थोड़ा सा भी गफलत में रहे, लापरवाही में रहे, तो प्रश्न छूट गया। और प्रश्न छूट गया तो आप अपने आप को पहले से ही मान लीजिए कि हम मेंस पास नहीं कर रहे हैं इस प्रतिस्पर्धा के दौर में। तो ऐसे में आप ज़रूर हमारे बैचेस को ज्वाइन करें। यहाँ डेली हमारा प्रयास यही है कि सबसे पहले हम आपसे प्रैक्टिस करवाएं, आपसे लिखवाएं, क्योंकि विश्वास मानिए वही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है जहाँ आप परिश्रम करते हैं। किसी भी कोचिंग की, किसी भी शिक्षक की भूमिका सहायक वाली होती है। और यहाँ उसके बाद हमारी भूमिका शुरू होती है कि आप लिख करके दिखाएं। आपकी कॉपी मैंने देखा, उसमें जो कमी रही वो बताया गया, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि 8 अंक में आपने 2.5 अंक 2 अंक तक नंबर पाया है, तो कैसे आप इसको 5.5 5 तक, 4.5 5 5.5 तक आप ले जा सकते हैं। 5 से ज़्यादा तो जनरली देते नहीं 8 अंक वालों में। या फिर 12 अंक का प्रश्न है तो कैसे आप 7.5 नंबर तक पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, फीडबैक दिया जाता है, और फिर जो है आपको मॉडल उत्तर भी दिया जाता है। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रत्येक प्रश्न पत्र के साथ और प्रत्येक टॉपिक में। मतलब आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र प्रत्येक टॉपिक वाइज कवर होता है, कुछ भी छूटता नहीं है। तो ऐसे में इसका लाभ उठाएं। ये 2 बैच हमारे चल ही रहे हैं। एक तो हमारा एलटी वाला है, जो एलटी के बच्चे वो भी ज्वाइन करें अपना, हिस्ट्री और सिविक्स चल रहा है। और इधर तो हमारा पीसीएस का 5 वाला जो बैच है वो हमारा 26 मई से स्टार्ट है। तो अभी आप लोग यदि नामांकन कराएंगे तो आपको कुछ इसका लाभ भी मिलेगा। जब आप लोग बहुत लेट कर देंगे फिर कहेंगे कि सर छूट चाहिए, तो वो हो नहीं पाता है, तो आप लोग नाराज़ होते हैं। तो आप लोग समय रहते ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हैं, तो ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। देखिए इसी तरीके से आपकी कॉपी पे फीडबैक दिया जाएगा। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप इसे और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर जो है आपको मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया सेम डे होती है। ऐसा नहीं कि आज आप प्रश्न लिख के दिखाएंगे तो हम कल उसका मूल्यांकन करेंगे तो 2 दिन के बाद मॉडल उत्तर देंगे, कुछ भी नहीं है। सेम डे ही 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा आपका चीज़ें दे दी जाती हैं। जैसे अभी रात में 10 बजे आपको प्रश्न मिलेगा, कल शाम को 7 बजे तक लिख करके दिखाना रहेगा। उसके बाद जो है फिर आप की कॉपी चेक होगी और फिर मॉडल उत्तर दिया जाएगा। चलिए प्रश्न पे आते हैं कि प्राचीन साहित्य के आधार पर अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करिए। तो देखिए इस समय अयोध्या जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र रहा है। तो आयोग ने भी जो है अयोध्या पे प्रश्न पूछा है 8 अंक में, और ये 2025 में आया है। इसी बार जो है ये पूछा गया प्रश्न है। और ये
मतलब हम लोगों ने अनुमान भी लगाया था, क्योंकि प्रयागराज से पूछा गया था तो बहुत संभावना था यहाँ से बनने का, प्रश्न बना भी। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं थी, बस ये था कि बच्चों के पास जैसे जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े रहे उनके पास पर्याप्त कंटेंट रहा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे रहे जिनको जो केवल यूट्यूब पे मैंने इस प्रश्न को नहीं कराया था, या अदर संस्थान में रहे तो शायद वहाँ से कुछ मिसिंग रही, क्योंकि बच्चों को पेपर 5 और पेपर 6 इस बार भी टफ ही लगा। प्राचीन साहित्य में अयोध्या को सप्तपुरियों मतलब मोक्षदायिनी 7 नगरों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो थोड़ा सा अयोध्या के बारे में बताइए कि जो सप्तपुरी का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो मोक्षदायिनी 7 नगर हैं उसमें अयोध्या जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और पुराणों में इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि, धर्म, त्याग तथा आदर्श मानवीय मूल्यों का शाश्वत केंद्र माना गया। किसे? अयोध्या को। तो थोड़ा सा आप अयोध्या का परिचय दे रहे हैं। अब बताइए कि प्राचीन साहित्य के आधार पर अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आदर्श राज्य एवं धर्म का प्रतीक। तो इसमें आप बताइए कि अयोध्या शब्द का अर्थ ही है जिसे युद्ध में जीता न जा सके। तो अयोध्या मतलब जिसे युद्ध में जीता न जा सके, मतलब ये पराजय है, अजेय है। प्राचीन ग्रंथों में इसे एक आदर्श राज्य के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ प्रजा नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से उत्तम जीवन जीती थी। और इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे गांधी जी स्वराज के तहत किसकी कल्पना करते थे? राम राज्य की। मतलब राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। और वो बहुत ही उत्तम राजा थे और उस समय प्रजा की बहुत बेहतर स्थिति थी। तो ऐसी व्यवस्था की कल्पना जो है, जो हमारे आधुनिक समय में महात्मा गांधी करते हैं। तो आप वहाँ से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ का समाज धर्म, करुणा एवं सत्य पर आधारित था। तो आप जो है वाल्मीकि रामायण सबसे पहले राम के व्यक्तित्व पर वाल्मीकि जी ने ही अपनी लेखनी चलाई थी। तो उन्हीं के वो आधार बनाकर आप बता रहे हैं कि यहाँ का जो समाज था वो धर्म, करुणा एवं सत्य पर आधारित था। वैदिक संस्कृति एवं ज्ञान का केंद्र था। कौन? अयोध्या। कैसे पता चला है? तो प्राचीन साहित्य में वर्णित है कि अयोध्या में वेदों, वेदांगों के ज्ञाता, तपस्वी ऋषि एवं ज्ञानी जन रहते थे। भाई वशिष्ठ वहीं रहते थे, अयोध्या के बगल में बस्ती है, तो वो सब अवध क्षेत्र से ही अंतर्गत आते थे। फिर श्रृंगी नारी वहाँ बगल में है, वहाँ ऋषि श्रृंगी रहते थे। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि वहाँ तपस्वी ऋषि और ज्ञानी रहते थे। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक साधनाओं से निरंतर गुंजायमान रहता था। ये दूसरी इसकी विशेषता है। फिर मानवता एवं त्याग की शिक्षा। तो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों का आधार राजा दशरथ का सत्य के प्रति समर्पण और राम का वन गमन है। वही रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो सोचिए कि बस वचन का पालन करते हुए रामचंद्र जी भी राजपाट त्याग करके 14 वर्ष वनवास में रहते हैं। और आज किसी को कह दीजिए, तो ये सब एक आदर्श स्थापित करते हैं कि भाई हमारे जो जीवन में होना चाहिए कि कैसे। तो इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि भाई राम जैसा भाई हो, राम जैसा शासक हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और राम कथा जो है वो त्याग, कर्तव्य परायणता और पारिवारिक प्रेम का वह सांस्कृतिक सूत्र प्रदान करती है जो आज भी भारतीय जनमानस के मूल में रचे बसे हैं। तो यहाँ से अयोध्या से जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिली भगवान राम के रूप में मिली, और उनका जो जीवन चरित्र है वो प्रत्येक भारतीय के लिए आदर्श है कि कैसे वो एक आदर्श पति होते हैं, एक आदर्श पिता होते हैं, एक आदर्श पुत्र होते हैं, और एक आदर्श राजा होते हैं, और एक आदर्श मित्र होते हैं। मित्रता भी उन्होंने देखी किस तरीके से निभाया। उनके यहाँ ऊंच नीच की भावना नहीं थी, सबरी के भी जूठे बेर खाए। निषाद राज केवट को भी उन्होंने गले लगाया। तो ये जो सामाजिक समरसता का जो एक बहुत सुंदर
जो विवरण मिलता है रामचरितमानस में, वो आज भी जो है हमारी सामाजिक समरसता के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम जाति धर्म में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और हमारी मानसिकता क्या होती जा रही है, संकीर्ण होती जा रही है। तो ऐसे में जो रामचरितमानस का जो पाठ होता है, तो उससे इन सब चीज़ों की शिक्षा लेकर के अपने जीवन में उतारने की चीज़ें होती हैं। तो यही आप इस पॉइंट में बता रहे हैं। फिर अगला है समन्वय एवं समावेशी संस्कृति। तो अयोध्या की सांस्कृतिक भूमि पर विभिन्न कालों में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का संगम हुआ। जैन ग्रंथों में यह उसके 5 तीर्थंकरों, जिनमें ऋषभनाथ प्रमुख की जन्मस्थली रही है। मतलब अयोध्या भगवान राम की वजह से वैष्णव धर्म का तो केंद्र रहा ही, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ जैन और बौद्ध परंपराएं भी उतनी ही पुष्पित पल्लवित हुई। आप अगर देख रहे हैं कि जो 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 5 तीर्थंकर की जन्मस्थली अयोध्या रही, और उसमें भी जो इसके संस्थापक रहे ऋषभदेव, तो ऋषभदेव जो है वो अयोध्या से ही संबंधित थे। महात्मा बुद्ध भी अयोध्या की दूसरी राजधानी श्रावस्ती से गहरे जुड़े थे। यहाँ इन्होंने काफ़ी वर्षावास किए थे, काफ़ी उपदेश दिए थे, काफ़ी शिष्य बनाए थे। तो ऐसे में जैन बौद्ध धर्म का भी ये केंद्र रहा है हिंदू धर्म के साथ साथ। फिर कला और वास्तुकला में भी समृद्ध था अयोध्या। कैसे आप जान सकते हैं, तो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में, आपको पता ही होगा कि रामायण कई कांडों में बटा हुआ, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, फिर उत्तर कांड, लंका कांड। तो ऐसे ही तो बाल कांड में अयोध्या की तुलना देवराज इंद्र की अमरावती से किया गया। मतलब देवराज की इंद्र की जो अमरावती, जो राजधानी अमरावती थी, जो वैभव उसे प्राप्त था, वही वैभव वाल्मीकि के बाल कांड में अयोध्या का वर्णन मिलता है, उसी वैभव का। तो इससे स्पष्ट होता है कि अयोध्या जो है अपने समय में कला और वास्तुकला से भी परिपूर्ण थी। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति में अयोध्या केवल एक भौगोलिक नगर नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र सांस्कृतिक केंद्र है, जो हमें मर्यादित, कर्तव्यनिष्ठ और आध्यात्मिक जीवन जीने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। तो 8 अंक का प्रश्न है, 125 शब्दों में लिखना। इससे ज़्यादा लिखने का आपके पास न तो स्कोप है, न तो आपके पास टाइम है। तो अब यहाँ पेपर 5-6 में मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए क्या है ना, कि अभी नए आए हुए हैं, मार्केट में कंटेंट भी नहीं है, बहुत कम ही किसी चीज़ पे। और आयोग जिस तरीके से प्रश्न पूछता है कि भाई जहाँ आपको पूरे मार्केट में जो भी आपके पास मैटर है, वहाँ एक पैराग्राफ में मैटर है और आपको उसको 200 शब्दों में लिखना है। तो इसके लिए जब तक आप बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि पेपर 5-6 में जो बच्चा 1, 2, 3, 4 में 100 से ज़्यादा नंबर पा रहा है, पेपर 5-6 में वो 70-75 या 55-50 नंबर तक पा रहा है, और उसका पूरा रिजल्ट ख़राब कर दे रहा है ये दोनों पेपर। तो इसे तो बहुत जो है गंभीरता से लेना है अपनी मुख्य परीक्षा में। गंभीरता से तो सारे प्रश्न पत्र को लेना है, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं रहेंगे, किसी एक में भी गड़बड़ हुआ तो आप जो है अपनी जो लड़ाई है उससे आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन 5-6 में तो और ज़्यादा प्रयास करने होंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आप जो है काफ़ी अच्छा अंक भी पा सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बच्चों की मार्कशीट कह रही है। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट लगाया है, वो इजीली 115-20 तक चले गए हैं, 25 नंबर तक पाए हैं आराम से। नहीं तो आप अगर इस गलतफहमी में गए कि कर लेंगे, हम यूपी के रहने वाले हैं और क्या नहीं हमको पता है यूपी का इतिहास भूगोल, तो आप देख लीजिए अयोध्या के बारे में आप क्या लिख पाते, 4 लाइन लिखने के बाद आपका पेन नहीं चलता मुख्य परीक्षा में। तो इसीलिए बैच को ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। ये 2 बैच हमारे चल ही रहे हैं। और सबसे अंत में हमारे कुछ लिंक्स हैं। ये हमारा @समृद्धि IAS ऑफिशियल हमसे जुड़े रहने का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। दूसरा है यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। तीसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो, या हमारे किसी बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो 73030750 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको।